इससे पहले कि आप लोग कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को मैं समझाता रहूँ। सो लेट्स डू दिस इंशाल्लाह। अम, अच्छा बताएं कि वेट अ मिनट, सुभान अल्लाह। या ओके, लेट्स डू दिस इंशाल्लाह। बाय द वे, पहले एक सवाल का जवाब दे जल्दी। पहले एक ब्रदर्स है फिर सिस्टर। ब्रदर्स ये बताएं, अगर कोई ज़कात ना दे कि मैं नहीं ज़कात दे रहा, तो क्या उसे गवर्नमेंट पनिश करेगी पाकिस्तान की? नहीं, ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, यप यप। अगर कोई टैक्स ना दे तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पनिश करेगी? क्यों? दैट्स अ लॉ ऑफ अल्लाह दैट यू हैव टू गिव ज़कात। But I think state values. अ, आप समझ में आया जो मैं कह रहा था, नेशनलिज्म। पूरे 4 दिन आप एक चीज़ पढ़ेंगे, मज़हब से पावर लेकर स्टेट को दे दी जाए, ये पिछले 600-700 सालों से चल रहा है। ओके? आपको पूरा एक मैप दिखाऊँगा मैं, एक काम ये मैं तो ये था। हाँ, ये जो मैप है ना, ये यूरोप के अंदर शुरू हुआ था क्रिश्चियनिटी से, ये पावर लेकर नेशन स्टेट को दे दी। इस प्रोसेस का नाम है सेक्युलरिज्म या नेशनलिज्म। और इससे बहुत ही हम आज तक ये इसको इस हर्मेन्यूटिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे से इंटरप्रेट करें ताकि स्टेट पसंद इस्लाम हो जाए। अ, तो हम भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में, आप लोग भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है बाहर। अब आते हैं, अच्छा पहली चीज़ इन टर्म्स तो समझ लेते हैं। अम, बाय द वे जो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये क्लास जब हम शुरू कर रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल क्लास है, स्पिरिचुअल क्लास नहीं है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको तज़किया की क्लास अटेंड करनी होगी या तज़किया के लेक्चर सुनने होंगे। हम जिसकी क्लास पढ़ा रहे हैं जुलाई 7 को अज़ान इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं लाज़मी रिकमेंड करूँगा आप आएँ, क्योंकि दोनों के बैलेंस में इस्लामिक पर्सनैलिटी बनती है। क्योंकि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाएगा कि इस फिलॉसफी का कैसे हमें फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर सुलझा रहा है, सिरा मिलता नहीं। कि आप ट्राइंग टू सॉल्व द आर्गुमेंट ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम द लेंस ऑफ फिलॉसफी, बट यू कैन नॉट फाइंड अल्लाह बिकॉज़ फिलॉसफर्स द प्रॉब्लम है अल्लाह नहीं मिलता, हर चीज़ मिल जाती है, अल्लाह नहीं मिलता। तो ये चीज़ और ज़हन में रहे कि इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मसल दोनों साथ काम करने चाहिए। दूसरी चीज़ डिस्क्लेमर याद रखने से पहले कि मैं शुरू करूँ, कि ये मोटिवेशनल लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है, जो आप सो के भी सुन लेंगे, बच्चा साथ में तंग कर रहा है आप उसको भी सुन लेंगे। ये आपको पूरा ध्यान देना होगा बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस समथिंग और अनपैक समथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू पे रियली क्लोज अटेंशन। तीसरी चीज़, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी कंटेंशन हो, आप हाथ खड़ा करें कि प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो वी कैन हैव दैट डिस्कशन इंशाल्लाह। ये कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं। अम, तो 2 बार क्या और याद करना है कि जो भी मेरी अप्रोच होगी उससे हो सकता है कि आप डिसएग्री करें, क्योंकि इस मौज़ू पे जिसने भी बात की है उसकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच मेथड रहा है। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन दैट बोथ ऑफ अस विल कम विद अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी। ओके? अच्छा आखिरी चीज़ ये भी समझ लें, एक्चुअली 2 और चीज़ें बिफोर वी कैन कंटिन्यू, बिफोर वी कैन स्टार्ट। um, आप कोई भी क्लास लेते हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, राइट? राइट? इन दिस क्लास यू विल ट्राई टू अनलर्न समथिंग। राइट दिस डाउन। इज़ लर्निंग ईज़ी और अनलर्निंग इज़ ईज़ी? लर्निंग इज़ ईज़ी। वो लर्निंग में आपने ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। अनलर्निंग में है कि आपको सबसे पहले देखना मुझे इस चीज़ को अनलर्न करना है, उस फाइल को जाके शिफ्ट डिलीट करना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा काम लगेगा। सबसे पहले आपको गंदगी ढूँढनी होगी, उसको जाके डिलीट करना होगा। आपकी तरबियत पूरे नेशन स्टेट सिस्टम में हुई है। सबसे पहले सुबह-सुबह असेंबली में हम खड़े होते थे, तो क्या बजता था? सूरह यासीन की तिलावत या फिर पाक सरज़मीं का निज़ाम, राइट? यूएस में भी ऐसा होता है बाय द वे। अम, अच्छा सही-गलत इस पे तो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। लेकिन
स्कूलिंग सिस्टम पूरा इस पर है, आपकी हिस्ट्री को रिवैम्प किया है ताकि वो नेशन स्टेट फेवरिज्म में वो बना पढ़ाई जा सके। तो आपकी जो तरबियत, मेरी तरबियत इस एंगल पे हुई है, तो हमें काफ़ी चीज़ें इस कोर्स में अनलर्न करनी होगी ताकि हम ऑथेंटिक कुरान हदीस को फिर सही तरह लर्न कर सकें। समझ में आ गया? क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, वो हमारा वायर्ड है टू थिंक इन अ सर्टेन वे। सो वी मस्ट ब्रेक दोज थिंकिंग पैटर्न्स बिफोर वी कैन थिंक इन अ नॉर्मल, ऑर्गेनिक, अनफिल्टर्ड कुरान एंड सुन्नह वे। एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट यू ऑल ऑप्टेड टू एंगेज इन दिस एनीवे। अच्छा, एक आखिरी चीज़ इससे पहले कि हम ये शुरू करते टर्म्स, ये जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये सिंथेसिस टाइप का कोर्स है। देखें, एक थीसिस आता है, फिर उसका एक्सट्रीम रिएक्शन, एंटीथीसिस आता है, फिर जाके दरमियान में लोगों के पास सिंथेसिस आता है। सही है? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट कि एक सोच आती है मार्केट में, यूट्यूब रेफ्यूटेशन वीडियो आ जाती है, एंटीथीसिस, और फिर दरमियान में कुछ स्कॉलरली बॉडी बैठती है और कहती है नहीं यार, ये इसका सिंथेसिस है दरमियान में। सही है? सिंथेसिस ऑलवेज टेक्स टाइम बाय द वे। आई विल ट्राई आई विल ट्राई टू टीच यू फ्रॉम सिंथेसिस बेस्ड अप्रोच, जिसका मतलब ये होगा कि वन इशू with that is that when you are teaching synthesis to a crowd who haven't seen the thesis or antithesis, they might overreact and both these sides might label you as extremist. So you have to listen to me very calmly, give me benefit of doubt, अपने preconceived notions को पीछे रखना है। अभी पहली आवर की डिस्कशन में अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि वो भी बहुत लोडेड डिस्कशन थी। I don't believe Islam is anti-modern or unmodern, और इस्लाम इज़ मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। ये सारी ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, सारे ये मॉडर्न है। इस्लाम इज़ इस्लाम। हम ये कि इस्लाम मॉडर्न है या अनमॉडर्न है, दोनों चीज़ों से इख्तलाफ है। भाई इस्लाम इस्लाम है, हर वक्त के लिए इस्लाम है या नहीं? तो हम ये नहीं कह सकते कि यार इस दौर में इस्लाम नहीं नाफिज हो सकता। अगर मैं कहूँ इस्लाम एंटी मॉडर्न है, जिसका मतलब है कि इस्लाम तो आगे चल ही नहीं सकता। अगर हम मॉडर्निटी एक टाइम के एतबार से डिफाइन कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? सिमिलरली हम ये कहेंगे, बहरहाल ये आगे भी आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि हमारी अप्रोच होगी वो सिंथेसिस बेस्ड होगी दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। और ये भी बारी वेरी सब्जेक्टिव है, हर बंदा सोचता है वो सिंथेसिस पर है, राइट? लेकिन मैं आपको मिसालें दूंगा कि जब आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे दो बॉडीज आती है, ये बात करती है, तो हमें इस तरह इस पर रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, फ्यू टर्म्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये समझने से पहले कि हम स्टार्ट करें, एपिस्टेमोलॉजी क्या है बताएं? स्टडी ऑफ नॉलेज, वेयर आर यू गेटिंग योर नॉलेज फ्रॉम, इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अभी सिर्फ इतना ही समझे, बाद में इस पर तफसील में बात करेंगे। वेयर वी आर गेटिंग अवर नॉलेज फ्रॉम, हम अपनी नॉलेज कहाँ से लेते हैं? व्हाट्सएप से। कल शेख नुमान का मैसेज आया कि एक तेज़ हरिकेन आने वाला, नहीं हरिकेन नहीं, अब तो स्ट्रॉन्ग कहता है, स्ट्रॉन्ग आने वाला है यहाँ पे कराची के अंदर। ये मेरी नॉलेज हो गई, मैंने फॉरवर्ड कर दिया फैमिली के ग्रुप्स में, इसमें उसमें, जिस तरह हमारे पास जब डायरेक्ट पे ऐसी न्यूज़ आती है। बट स्ट्रॉन्ग तो आया नहीं, लेकिन फिर मेरे वालिदैन ने मेरा मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा। ये नॉलेज आपने देखा, वो मैं शेख नुमान को इंसल्ट करने के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मज़हब के मामला में भी होता है बहुत ज़्यादा। तो वेयर वी आर गेटिंग आवर नॉलेज फ्रॉम, यार दीन में तो ये बात है, वेट अ मिनट, वेयर यू आर गेटिंग योर नॉलेज फ्रॉम इज वेरी ट्रू। Oh, but so and so influencer said on YouTube and it got more than 1 million views. Habibi, this is not true epistemology. Where you're getting your knowledge from? इस्लाम ने मसावात का हुक्म दिया, yes या no? No. कहाँ दिया इस्लाम ने मसावात का हुक्म, बताएं? इस्लाम तो कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, के जन्नत और हेल वालों में मसावत नहीं है। अब ये आ गया लिबरलिज्म का अकीदा, मसावत को डिफाइन कैसे करेंगे वो हम आएंगे परसों। समझ में आ गई बात? ये जो हमारे जज्बाती झूले फेसबुक के वायरल ट्विटर और ये सब होता है, ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी बन जाती है और नॉलेज हम यहाँ से लेना शुरू हो जाता है। वेयर वी आर गेटिंग अवर नॉलेज फ्रॉम द एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज कहाँ से आ रही है आपकी, समझ आई बात? जब मैं यूज़ करूँगा तो आपकी मार्फत नॉलेज कहाँ से आ रही है। दूसरा ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या है? यस माशाल्लाह, कि वर्ल्ड एग्जिस्ट, क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे लिए? सीन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और अनसीन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है ना? अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है,
सब एग्जिस्टेंस वर्ड कलर से उस एग्जिस्टेंस के सामने सुभान अल्लाह, लेकिन वो सीन में अनसीन में मॉडर्न सोसाइटी अनसीन वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करती है कि एम्पेरिकल साइंस से आप उसको ऑब्जर्व नहीं, तो हमारी ऑन्टोलॉजी भी डिफरेंट है, एपिस्टेमोलॉजी भी डिफरेंट है। ओके, कि एपिस्टेमोलॉजी में वो कुरान सुन्नत किसी नॉलेज नहीं लेते हैं, सिर्फ मेडिसिन एम्पेरिकल वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तीसरी चीज़ सिंक्रेटिज्म, मैं आपको बता चुका हूँ सिंक्रेटिज्म क्या है। क्या है सिंक्रेटिज्म? Porque sí se hay there. Yeah, you're taking knowledge from different when your system or belief allows incorporation of foreign concepts from a different system. So इस्लाम में अलाउ नहीं है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है फिक की तरह। um, अच्छा, आखिरी चीज़ मेटाफिजिक्स, ये बहुत बड़ा एक अलग मामला है। बहरहाल इस वक्त इसको समझ रहे हैं अनसीन वर्ल्ड, बट अनसीन वर्ल्ड से ज़्यादा लंबी डिस्कशन है। लेकिन बस इसको यहाँ पर ये समझ लें कि इन वेस्टर्न फिलोसफी मेटाफिजिक्स हैज़ बिकम द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ ऑल रियलिटी इन द इनविजिबल थिंग्स, अनसीन थिंग्स, जिसको हम इल्मुल गैब कहते हैं। गॉड का नेचर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नेचर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात क्या है, रूह का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए गैब हैं और गैब की इंफॉर्मेशन हमें अल्लाह और उसका रसूल देगा। मेटाफिजिक्स फिलॉसफी में ये डिस्कशन को कहते हैं कि वो अपनी लॉजिक अकल जो भी यूज़ करके इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, जहाँ फिलॉसफी के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि आप मिस्कीनों की बात क्यों माने जब आपके पास रसूल है। आपके पास डॉक्टर है और मैं शेख इसहाक से पूछूं क्या मेरे सर में एक सर्जरी करवानी है, कैसे कराएं, और शेख इसहाक शेख है, डॉक्टर नहीं है, समझ आई। तो आपके पास एक नबी है जो आपको इल्मुल गैब की बातें बता रहा है, अल्लाह ने भेजा है, अब उसकी बात है। आप एरिस्टोटल के पास जा रहे हैं, आप प्लेटो के पास जाएंगे, आप सोक्रेटिस के पास जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं, शुरू करते हैं। पहली चीज़, इज़्म का क्या मतलब है? जो लफ्ज़ के आगे में इज़्म लगा होता है, इसका क्या मतलब है बताएं, जल्दी बताएं जल्दी। 10 चीज़ें ये आपको जल्दी समझनी है, बताएं। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, वेरी गुड। जब भी इज़्म यूजुअली आता है तो उसका मतलब है एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। इज़्म अब आगे लगा देंगे तो उसका हो जाएगा एक्ट, अमल, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। टेरर बोल सकता हूँ ना, याद है मसाले में भी कराची है, लंदन डैलस के अंदर तो फिल्टर हो जाता था, सेंसर बैश ओके। तो टेरर, टेरराइज करना किसी को, इज़्म तो आप समझ में आ गया आपको, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। या तो आइडियोलॉजी जिस तरह सिस्टर ने कहा। यहाँ पर जो हम इज़्म को डिस्कस करेंगे वो ये है कि फिलोसॉफिकल प्रोग्राम्स या स्पेसिफिक ऐसी अजम्पशंस के साथ आए जो मेटाफिजिकल अजम्पशन हो एक ख़ास मकसद के लिए, उसके लिए इज़्म यूज़ होता है। ओके, हम ये कहेंगे कि मुसलमान का जो बिलीव है, जो आइडियोलॉजी है, वो इस्लाम पे मबनी है, राइट। तो मुसलमान कभी भी किसी ऐसे इज़्म पर नहीं मान सकता अकीदे के अतबार से जो उसको इस्लाम के मेटाफिजिक्स से अलग कर दे। सही है गलत? यानी अनसीन वर्ल्ड पे वो कुछ बात कर रहा है अल्लाह ताला और आप किसी और के अनसीन वर्ल्ड पे बात कर रहे हो और दोनों को मिला रहे हैं। तभी मैं इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि ये टर्म इंट्रोड्यूस की जाए कि आई एम अ लिबरल मुस्लिम, आई एम अ कंजर्वेटिव मुस्लिम, आई एम अ फेमिनिस्ट मुस्लिम। हाँ, लोग इतने थॉटफुल नहीं होते तो हमें तकफ़ीर नहीं करनी है। हमें उन्हें फ़ौरन नहीं कहना है काफ़िर, 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 ऐसे नहीं करना है। बल्कि लेकिन internalize करें तो we are not supposed to say this. This clear? Because conservatism is not about Islam, buddy. Conservatism is also one of the liberal philosophies. We'll talk about this inshallah. Most likely day after tomorrow. कोई यार sisters आपको आके emotional argument दे, oh, if feminism is all about women rights, then we Muslims should be the first one to accept feminism. आपने सुना है argument? एक हमारे यहाँ स्पीकर हैं वेस्ट में, उन्होंने कहा था, मतलब मैं तकफ़ीर नहीं कर रहा, उन्होंने शायद हो सकता है कि थॉटफुल ना हो के कहा हुई है कि मोहम्मद वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। अब होता है फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म ये बात प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थर्सडे पे बात करेंगे। वी वुड से दैट मे अल्लाह फॉरगिव हर, बट इफ़ यू आर वेरी थॉटफुल अबाउट व्हाट फेमिनिज्म इज फ्रॉम द अकीदा पर्सपेक्टिव, then you should not say these things. Because feminism and Islam, maybe in secondary level, they were going to, incidentally, they were going to say the same thing, but they will reach from a very different intellectual raw. समझ आएगा? अच्छा,
अच्छा, दूसरा चीज़, almost all these isms which we are trying to cover in this class, liberalism, nationalism, या secularism, feminism वगैरह वगैरह, all these isms are emotional reactions. Write this down. एक चीज़ गलत हो रही है, उसका इमोशनल रिएक्शन हो रहा है. आपको पता है फेमिनिज्म क्यों निकला था सिस्टर्स? एक एक लंबे अरसे तक women were oppressed, और given एब्सोल्युटली वुमेन ऑप्रेस हुई, कोई उनके, और चर्च भी उन्हें कुछ नहीं कर रहा, बट चर्च उनके ऑपरेशन में ज़्यादा इजाफा कर रहा है, उन पे और भी जुल्म हो रहा है. इवेंचुअली वुमेन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप्स निकले, और इवेंचुअली याद रखिएगा जितने भी इज़म्स निकले, चाहे फेमिनिज्म आज के दौर में, फॉर एग्जांपल मैस्कुलिनिटी जो अल्फा मेल या रेडिकल मूवमेंट निकला है, या लिबरलिज्म ले लें, सोशलिज्म ले लें, कैपिटलिज्म ले लें, मार्क्सिज्म ले लें, न्यू मार्क्सिज्म ले लें, दे केम एज एन इमोशनल रिएक्शन. दे ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू वन नीड थी कि कोई उठे खवातीन के हकूक़ के बारे में, तो नीड थी, लेकिन कुछ सही लोग खामोश थे, तो गलत लोगों ने हाईजैक कर दिया. समझ में आ रहा है क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? दादा मैं मुझे कैंसर नहीं हो रहा, मुझे 4 दिन यहाँ पे सुकून से रहना है, सही है. अब तो जब सही लोग खामोश होंगे और एक नीड होगी, तो उसको गलत लोग एड्रेस करेंगे. समझ में आ रही है बात आप लोग? 2 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं. अ, तो ऑल दीज isms were attractive because there was a need and there were a organized effort to respond to that. कैपिटलिज्म के उससे बड़ा जुल्म हो रहा था, तो सोशलिज्म आ गया, शोर था, नीड थी, तो सोशलिज्म एक अलग एंगल पे ले गया. पचा तीसरी चीज़ जो हमें देखे, तो बहरहाल ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि दीज आर रिएक्शन के अंदर हमेशा एंटा मेंटालिटी होगी. फेमिनिज्म के अंदर ये मेंटालिटी होगी, हमें ऊपर बुलाना, मर्द को नीचे करना है. जो आज रेड मूवमेंट है, उसके अंदर ये होगा, हमें औरतों को नीचे लाना है, मर्दों को ऊपर लाना है, कि हमने रेड पिल खा ली. अगर मैट्रिक्स मूवी देखी है, नहीं देखी कोई मसला नहीं, तो वो मैंने नहीं देखी, मैं मजाक कर रहा हूँ. सीन देखा जब रेड पिल समझने के लिए, उसमें कोई हराम नहीं था, सिर्फ एक मर्द बैठा हुआ था, टेंशन नहीं ला. अभी इस क्लास को ले सकते हैं, मेरा अकीदा सही है बिल्कुल. इस्लाम के बारे में ये जो कहा जाता है, सबसे पहले तो इस जेनेरिक स्टेटमेंट से अपने आपको बाहर निकाल लेना. यू आर स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज. इस्लाम ने ये कहा है, हबीबी इफ़ यू डोंट हैव अ राइट एपिस्टेमोलॉजी, इस्लाम पे ना डालें, कि मेरी अपनी राय के मुताबिक इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग ये है. बनस्बत इस्लाम ने ये कहा है, हबीबी इतना बड़ा जुमला, कोई दलील है कि इस्लाम की बातें आप कर रहे हैं अल्लाह और रसूल के बगैर? इस्लाम तो ये कहता है, ये नहीं कहा, मेरी अपनी राय के मुताबिक हो सकता है इस्लाम के अंदर ये बात है. 2 अलग-अलग चीज़ें होंगी, थोड़ी-सी हम्बलनेस आ गई इसके अंदर. जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, सबको समझने की ज़रूरत है, सही है? अ अच्छा, तो एक चीज़ के जो वो एक मेंटल अप्रोच है, वो ये है कि इस्लाम इज़ इन बिटवीन ऑफ टू इज़म्स. इस एक लिबरलिज़्म है, एक कंज़र्वेटिज़्म है. आपने अक्सर सुना होगा इस्लाम इज़ इन बिटवीन इन लिबरलिज़्म एंड कंज़र्वेटिज़्म. इस्लाम इज़ इन बिटवीन फेमिनिज़्म एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. कभी सुना है आपने? इस्लाम का तो उम्मत वसता का तर्जुमा ये लेते हैं कि लिबरलिज़्म और कंज़र्वेटिज़्म के बीच में है, या फेमिनिज़्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बीच में है, और ये बहुत गलत बुनियाद डालता है. क्यों? 1960s तक अमेरिका के अंदर लिबरल और कंज़र्वेटिव दोनों होमोसेक्सुअलिटी को हराम कहते थे. हराम यानी अमेरिकन लॉ के मुताबिक. ब्रदर आज दोनों के नज़दीक परमिसिबल है, तो आपका मिडिल ग्राउंड तो दोनों को एक्सेप्ट करा, आप मिडिल ऑफ के, समझ आ रही बात? और आपने मिडिल ऑफ इस्लाम की टेक्स्ट को नहीं रखा, आपने रखा है लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच में जो है वो इस्लाम है. आप देख रहे हैं बात को समझ फोल्ड. तो अब आपका बच्चा जब बड़ा होगा इस सोच पे, वो कुरान सुन्नत से इस्लाम में समझने की कोशिश नहीं करेगा, कि जो भी चीज़ बीच में है वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट. ये फिलोसफी का प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको शुरू में एक इंट्रोडक्शन रखा था. तो लैंग्वेज, जिस तरह मैंने कहा शुरू में, टर्मिनोलॉजीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमें इसको समझना होगा. ओके, आगे बाय द वे इसमें आयत है कुरान की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह कुरान में ये नहीं कहता कि और हक हमेशा 2 चीज़ों के बीच में है, फॉर एग्जांपल, बल्कि कभी-कभी ऐसा होता है. लेकिन तौहीद और शिर्क में क्या कहेंगे? एक जगह तौहीद, एक जगह शिर्क है, तो अब बीच में रहेंगे दोनों. अब लेकिन हाँ, कभी-कभी होता है कि थीसिस और एंटीथीसिस आए,
तो आपको सिंथेसिस में रहना होता है। तो दो लोग एक एक्सट्रीम पर बात कर रहे हो, दरमियान में आ जाए। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर हम इमाम गजाली और इब्न तैमिया के बीच में, तो जिसके भी करीब हो लेकिन उनके बीच में रहे तो सही है, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से इस्लाम को डिफाइन करने की कोशिश करता है। उनके बीच में रहे बस। अब दो ट्रेडिशन के बाहर जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, आया है कुरान की सूरह बकरा के अंदर, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन व मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह व मा इख्तलफ़ फ़ीह इल्ला allज़ीना ऊतू मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, इन द बिगिनिंग ह्यूमैनिटी वाज वन, like one community. Then they started disagreeing, and when they disagreed, when they diverted from the straight path, Allah sent messengers. For what reason? To bring them back to the straight path. ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट है बनिस्बत ये कि हम स्ट्रेट पाथ से डाइवर्ट हुए, अल्लाह ताला ने मैसेज भेजा, हम स्ट्रेट पाथ पे आ गए। वर्सेस ये जो है, हम मिडिल में है कंजर्वेटिव लिबरल्स के, हम मिडिल में है फेमिनिस्ट और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के। अल्लाह ताला जो हमें बात बिठाना चाह रहा है जहन में वही कि हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पर थे, उम्मत वाहिदा थे। हम लोग डाइवर्ट जब भी हुआ शैतान की तरफ से, तो अल्लाह ताला ने मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन को भेजा, हम हमें स्ट्रेट पाथ पे आ गए। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क हमारे जहन में दे रहा है। सही है, ये फ्रेमवर्क दे रहा है कि हमें हक पर चलने के लिए कुरान सुन्नत को फॉलो करना होगा। जो हमारे जहन में फ्रेमवर्क सोसाइटी से आ रहा है, लेकिन बीच में रहो बस सही रहेगा, फड्डा ना करो, ये ना करो, खुश रहो, वो जरा ये साइकोलॉजी के सैलाब से आया है। जिस आज फिलोसफी का रद्द कर रहे हैं, दिल साइकोलॉजी का भी करेंगे, खुश रहो बस। ये फ्रॉइड इस मेंटालिटी से आया है। अच्छा, चौथी चीज़ जो समझनी होगी इंट्रोडक्शन में हमें इसके, वो ये कि आपने एथीज़म वर्ड सुना है? एथीज़म का मतलब क्या है? एक ये जो थीस्टिक कहते हैं, खुदा में मानने वाले को, ए डिनोट करता है नेगेशन पे, कि मैं खुदा पे नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि ये इज़म्स एथीस्ट नहीं है, ये एंटाथीस्ट है। वापस, ये इज़म्स एथियस्ट नहीं है बल्कि एंटाथीस्ट है। एक कह रहा है कि मैं आपके आर्गुमेंट को नहीं मानता, दूसरा कह रहा है मैं आपके आर्गुमेंट के खिलाफ जाऊंगा। तो अलग अलग बात हो गई। जब हम इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसकी बुनियाद से कि एथीस्ट नहीं बल्कि एंटाथीस्ट है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी बार चीज़ें इमोरल नहीं होती बल्कि इमोरल होती हैं। ठीक है, अम, जिस तरह मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ। मिसालें तो आएंगी जब हम पढ़ेंगे, लेकिन बाहर एक दो चीज़ें समझ लेते हैं। एक अभी मुस्लिम कॉन्वर्ट का इंतकाल हुआ है, ग्रैनी अवार्ड विनिंग राइटर थी आयरलैंड की, सिनीड ओकॉनर। सिनीड ओकॉनर, आप उसका नाम देखेंगे, हिजाब भी पहना होगा उसने, तो उसका इंतकाल हुआ। उसने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम को कबूल किया था। वाइट स्किन थी इसकी, एज वाइट एज यू कैन गेट, आयरलैंड की थी। तो एक ब्रिटिश थियोलॉजियन ने उसको लिखा कि शी इज़ सिविलाइजेशनल ट्रेट्रेस। ट्रेटर है, ट्रेटर। ट्रेटर समझते क्या है? ट्रेटर क्या कहिए उर्दू में? गद्दार। इसे सिविलाइजेशन की गद्दार है यह। किसने गोरी स्किन होने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया? समझ आ रही बात होगा। हम कहते हैं कि माशाल्लाह सब मामला अच्छा है वगैरह, क्यों ट्रेटर बनी हो सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर? इसकी वजह यह है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है जो हमें स्कूलों में सिखाया गया कि आप मस्जिद के अंदर जो चार पढ़ाएं, बाहर अपने मज़हब को नहीं लाए। ये सेकुलरिज्म का मतलब नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ वही इस्लाम पढ़ाओगे जो मैं चाह रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें होगी। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सारे इज़म्स आएंगे इस क्लास के अंदर, वो एथियस्ट नहीं है, वो एंटाथीस्टिक है। यानी वो खुदा का इनकार नहीं करते बल्कि खुदा के खिलाफ जाते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें थोड़ी शिद्दत आ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अम, पांचवी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितने भी इज़म्स और ओलूदीज़ हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ये सब मुख्तलिफ है, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरह एक रस्सी के अंदर हमको इंटरवाइन नज़र आती है ना चीज़ें, ये है। मैं एक मिसाल हमको दे वाली कुरान की आयत है, वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद, के जो and those who disbelieve are allies of one another. They help one another. Awliya means they are either friends or supporter or helper.
तो द पीपल हु डजंट बिलीव दे ऑफ्टन दैट्स हेल्प ईच अदर। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कैसे सारी चीज़ें मिली हुई है। फेमिनिज्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब की मिसाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में, और यहाँ भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी आ गया है, लेकिन अमेरिका की बात करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। जिना करना हराम है, यस या नो? आप लोग मुसलमान हैं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो ये हराम है। रेप करना हराम है, यस या नो? हरस। अगर आप किसी वेस्टर्न लिबरल बंदे से भी पूछेंगे ना रेप करना हराम है, वो कहता है यस, चाहे वो एथियस्ट हो। लेकिन उससे पूछें कि एक मैन और वोमेन हराम काम कर रहे हैं बंद कमरे में, कंसेंचुअल, ये हराम है? तो ये हराम नहीं है, जिसको हम ज़िना कहते हैं। क्यों? हाँ, चॉइस का आर्ग्यूमेंट, कभी चॉइस का आर्ग्यूमेंट नहीं है, और हाँ नहीं करेगी, कंसेंचुअल है, एडल्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हम लेते हैं मिसाल, आपको से मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह ये सारे इज़म्स मिले हुए हैं। मर्द और औरत अगर ज़िना कर रहे हैं तो उसमें देखें सारे इज़म्स कैसे हैं। पहले मॉडर्न लिबरलिज्म आपको ये सिखाएगा यंग लोगों को कि योर चॉइस इज गुड, व्हाटएवर यू विल डू, इफ यू वांट टू रिमूव योर जेनिटेलियन, यू वांट टू बिकम फातिमा, यू आर अब्दुल्ला राइट नाउ, जस्ट रिमूव इट, as long as you choose it's good for you, because choice is an aqida, because acting on your feeling is like finding your true self. Okay, khalas, let's move on. फिर आगे आएगा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रेडिकल मूवमेंट। अच्छा, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए वो औरत ज़्यादा महबूब होगी जो उसके साथ ज़िना कर रही है, या वो औरत ज़्यादा महबूब होगी जो उसको ज़िम्मेदारी दे रही है कि तुम्हारे साथ मैं सोऊंगी नहीं जब तक तुम मेरे और मुझे लॉन्ग टर्म मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे। मैन अगर टॉक्सिक है, उसको ज़िम्मेदारी लेने का शौक नहीं होगा, वो कहेगा भाई चलो 5 मिनट में मैं खत्म। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हर चीज़ ज़िना को प्रमोट करेगी। फेमिनिस्ट आइडियाज़, फेमिनिस्ट कहेगी कि नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ नहीं बनो, शादी के बंधन है, शादी तो बहुत बुरी चीज़ है, देखो तुम्हारी खाला के साथ जुल्म हुआ है, देखो तुम्हारी इसके साथ जुल्म हुआ है। कंप्लीट चॉइस, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट ऑटोनॉमी, कंप्लीट एजेंसी, अपना इंडिपेंडेंट बनो, ये सारे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट ऑफ हूँ, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैन यू कैन नॉट बी। अगर हर औरत ये सोचे इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो 25 साल में कोई औरत नहीं रहेगी दुनिया के अंदर, और हर मर्द ये सोचे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई मर्द नहीं रहेगा 50 साल बाद। इंडिपेंडेंट ऑफ हूँ, और ये सारी चीज़ें फेमिनिस्ट ने डाली। अब हुआ क्या? अब वो शादी नहीं करती ना, मर्द टॉक्सिक पर वो शादी नहीं करेगी, लेकिन दोनों की जिद सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो पूरे करने। मैनी टाइम्स फिर जब रिलेशनशिप कायम होता है तो नुकसान किसका होता है? ज़िना औरत का, मर्द का? मर्द तो भाग जाएगा, औरत पे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बर्थ कंट्रोल पिल लेनी होगी, अबॉर्शन करवाना होगा, उसको नैपकिन की तरह यूज़ करेगा, और बस शादी का कमिटमेंट देता रहेगा। सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मामला ख़त्म। देख रहे हैं हर चीज़ कैसे मिली हुई एक दूसरे से। आगे बढ़े, फिर वोकिज़्म आ जाता है जिसको हम कवर नहीं करेंगे, नियो मार्क्सिज़्म। वो आपको बताएगा कि फैमिली हायरार्कीज़ बैड है, मैन और वुमेन में फ़र्क बैड है, शादी नहीं करें, इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस। ये सारी चीज़ें। नेशनलिज़्म आपको बताएगा कि नेशनलिज़्म बताएगा कि मर्द और औरत का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। अब मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, अगर तुम्हें ट्रेडिशनल मदरसे में पढ़ने लगो, अगर तुम्हें निकाह वाला मामला करना है, यहाँ तो हम आज़ादी चाह रहे हैं। इसी तरह कैपिटलिज़्म, सुभान अल्लाह, कैपिटलिज़्म आएगा, वो कहेगा as long as you are giving me taxes, I will going to provide you pornography or any other avenues as long as porn industry is giving me taxes. मुझे नहीं पता मोरालिटी क्या है, क्योंकि मोरालिटी का ताल्लुक कैपिटलिज्म से नहीं है। मेरा ताल्लुक है आप लोग टैक्स दें, मैं आपको सर्विस दूँ। समझ में आ रही है सारी चीज़ें कैसे सारे इज़म्स रिलेटेड हैं एक हराम काम से मुतल्लिक। अम, तो बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अ, break in 5 minutes for Maghrib. Okay, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। I was told 7:30, 7:20, 7:30, 20, okay. अ, तो बाय द वे सारे इज़म्स इंटरवाइन हुए हुए हैं। आप कोई भी चीज़ उठाएँगे, ये नहीं कह सकते सिर्फ़ फेमिनिज़्म ने पूरा माशरा तबाह किया है। आपको देखना है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या सारे इज़म्स मिले हुए हैं, और इसकी रूट कॉज़ है एंटी गॉड मेंटालिटी, याद रखिएगा। अच्छा, अ व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज़ इज़म्स आर मॉडर्न आइडल्स, अब ये एक लंबी बहस है, और मैं एरिस्टोटेलियनिज़्म था जो स्कॉलर से डील किया, आज के दौर में ये लोग आ गए हैं। अच्छा, और ये क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट इनके हलाल हराम के लिंक होते हैं। आप जब
पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मैच खेल रहा होता है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब अफ़गानिस्तान मैच जीत जाता है तो कभी भी गालियाँ निकलती है? निकलती है ना? मतलब आपकी तो नहीं निकलेंगी, आप तो माशाल्लाह शरीफ लोग हैं। आम पाकिस्तानी होगी। किसने कहा मुझे कि मैं अपने मुसलमान भाई से नफ़रत करूँ? नेशनलिज़्म। हैरान की बात नहीं है? घोड़ों ने लकीर खींची और मैं उस बुनियाद पे नफ़रत कर रहा हूँ अपने भाइयों से। अल्लाहू अकबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द गोल्स ऑफ स्टडीइंग दीज़ इज़म्स? तो गोल सिर्फ़ एक ही है कि अपने अक़ीदा बचाएँ, प्रोएक्टिव हो। काफ़ी बार आपको बातिल को समझना पड़ता है, हक़ को समझने के लिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता था कि अ, आप इंडिसेंसी को समझेंगे तब आपको डिसेंसी की वैल्यू समझ में आएगी। कि अगर आप डिसेंसी के माहौल में पैदा हो तो आपको डिसेंसी की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। आप काफ़ी बार इंडिसेंसी को समझना होगा, उसके नुकसानात को तब जाके समझ में आएगा डिसेंसी इतनी खूबसूरत है। निकाह के को एप्रिशिएट करना है तो ज़िना के नुकसानात को समझे तो और ज़्यादा एप्रिसिएशन पैदा होगा। अम, बहरहाल अम, आगे बढ़ते क्विकली बिकॉज़ सुब्हानअल्लाह आई हैव टू फिनिश दिस। जिस तरह सूरह यूसुफ में भी आता है अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं कि ये करना बेहतर है या बहुत सारे अरबाब बेहतर है जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो। ये आर्ग्यूमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस सोसाइटी में इस तरह के डिफरेंट आइडल्स मौजूद थे। तो हम फॉल्स आइडल्स की वीकनेस को समझ रहे हैं, ना कि उन्हें अडॉप्ट करने के लिए समझ रहे हैं। अम, और एक और वजह है कि हम मुसलमानों को उनके नाइव माइंड से बाहर ले आए। जो मुसलमान कहते हैं ना नहीं नहीं यार तरक्की तो करनी है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश सीखें भाई, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, लेकिन एट द सेम टाइम इंग्लिश सिविलाइजेशन जो चीज़ें आपको दे रही है उससे दूर रहें, क्योंकि ये सिविलाइजेशन सारी वहाँ से आ रही है। अ, पेरेंट्स को भी इसी चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे हमारे इस थ्योरी से एक्सपोज़ हैं, चाहे टिकटॉक से, यूट्यूब से, हमें पता होना चाहिए कि हम उनका रिस्पॉन्स कैसे करें। काफ़ी बार हमारे बच्चे इन चीज़ों से वैसे ही एक्सपोज़ हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स जो भी इज़म्स पे चल रहा है, हमें इसका तरीका नहीं आता। तो ये इस अ, इसका गोल ये है कि हमें पेरेंट्स को समझाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट ऑल द इज़म्स, अदरवाइज़ इज़म्स हमारे बच्चों को ले जाएगा। आज एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे नौजवान बच्चे हमारे दीनी तबके से दूर है, उसकी बहुत बड़ी वजह सेक्युलरिज़्म है। क्योंकि सेक्युलरिज़्म ने एक नई कैटेगरी बना दी 15वीं सदी में, वो है रिलिजन। क्योंकि सेक्युलरिज़्म को अच्छा बनना था, तो किसी को तो गंदा बनाना था। किसको बनाना था गंदा? रिलिजन की कैटेगरी बना दी। अच्छा सेक्युलरिज़्म, बुरा रिलिजन, रैशनल साइंटिफिक सेक्युलर, इर्रेशनल मेटाफिज़िकल रिलिजन। जिहाद बुरा क्योंकि रिलिजन है। कल्कि के लिए जिहाद जंग करो अच्छा सेक्युलर है, निशान हैदर मिलेगा। शिद्दत पसंद जो रिलिजन के लिए कर लड़े। खैर पसंद, ये जियो की हेडलाइंस बता रहा हूँ आपको। समझ में आ गई? कौन डिसाइड करेगा कौन सा वायलेंस अच्छा है बुरा है? आईडीएफ गुड पीपल इफ यू आर लुकिंग एट सीएनएन एंड फॉक्स। हमास टेररिस्ट। चलो दोनों तो शो बदल कर, कौन डिसाइड करेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है? व्हेन यू हैव रिमूव्ड द मोरालिटी। समझ में आ गया? इसके लिए आसान तरीका था, रिलीजन की कैटेगरी बना दे जिस पे बैट डालें। आप लोगों ने एक सुना कि यूरोप में बेतहाशा जंगें हुई क्रिश्चियंस के दरमियान, जिससे सेक्युलरिज्म फैलानी, सुना है कहानी? ये भी सेक्युलर की इजाद है। उन्होंने सारा इल्ज़ाम किस पे डाल दिया? रिलीजन पे। विलियम कैवाना की किताब है द मिथ ऑफ रिलीजियस वायलेंस, ये पढ़िएगा। रिलीजन की कैटेगरी बनाई इसलिए कि रिलीजन पे इल्ज़ाम डाल दे। भाई कैसे डाल दिया? उस ज़माने में तो रिलीजन की कैटेगरी ही नहीं थी। चाहे पॉलिटिकल लेवल पे या मज़हबी लेवल पे एक क्रिश्चियन लोग नहीं था, तो इतना बड़ा फ़र्क कैसे कर दिया? एक्चुअली नेशन स्टेट की वजह से जंगें शुरू हुई कि कैथोलिक आपस में लड़ने लगे, प्रोटेस्टेंट को भी नहीं मौका दिया। तो हमने हिस्ट्री को डिफरेंट एंगल से पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है। बहरहाल तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये फला इज़्म जो आया है इसकी वजह ये थी और इवेंचुअली इसको डिकंस्ट्रक्ट करना आएगा। तो इवेंचुअली हमें आसानी होगी।
कि हम इस्लाम को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट कैसे करें। मुझसे तो अक्सर लोग पूछते हैं अमेरिका के अंदर, जब भी कोई नॉन मुस्लिम मस्जिद में विजिट करने आता है, कि वाई वुमेन हैव टू प्रे बिहाइंड एंड मैन हैव टू प्रे इन फ्रंट। नाउ टेल मी व्हाई दे आर आस्किंग दिस। देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस, equality. And I would say, sister, we don't believe in egalitarian approach. Egalitarian कहते हैं equal approach. We don't believe in egalitarian approach. We believe in complementarian approach. इस्लाम ने उसूल जो बनाया है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे नहीं बनाया, वो जस्टिस की बुनियाद पे बनाया। औरत को ज़्यादा कवर करना है क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने ब्यूटीफुल बनाया, तो उसको उसकी ब्यूटी का ख्याल रखना है। ये भी एक रैशनल आर्गूमेंट ला रहा हूँ ताकि उसको डिफेंड कर सके, इसके भी कोई रद्द हो सकता है। अल्लाह ताला ने मर्दों को ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ दी है, तो उस पर फिजिकल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रखी है। जलाल और जमाल दोनों डिफरेंट जेंडर्स पर ज़्यादा दिया। इसी तरह मर्दों को आगे बढ़ने का हुक्म है, औरतों को पीछे बढ़ने का हुक्म है, क्योंकि वहाँ हया को तरजीह दी है, इक्वालिटी को तरजीह नहीं दी है। समझ आ गया? लेकिन अगर मैंने इक्वालिटी के पैराडाइम को मान लिया है, जो डिफीटिस्ट मुस्लिम्स होते हैं, तो हमारे आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल फ्लॉड हो गए। क्या फ्लॉड आर्ग्यूमेंट होंगे? ऐसे मुझे पता भी नहीं किस किस्म के आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन करेंगे, लेकिन आपने अगर इक्वालिटी पैराडाइम को माना है, तो इवेंचुअली आप अपने अंदर एक जहन में बुत बना के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो उसको तोड़े। इस्लाम ने इक्वालिटी की बात हर एंगल पे नहीं किया। हम मर्द औरत पैदाइश के एतबार से, तख्लीक के एतबार से, अकाउंटेबिलिटी के एतबार से बराबर है। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एतबार से इक्वालिटी की वैल्यू हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कॉम्प्लीमेंटेरियन अप्रोच है। कुछ एतबार में मर्द को ज़्यादा है, कुछ एतबार से औरतों को ज़्यादा है। लेकिन इक्वालिटी, और इक्वालिटी कहाँ से आए, ये जॉन लॉक और लिबरलिज्म का अकीदा है, हम तीसरे दिन समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इन बेसिक्स अकीदे को समझेंगे तो इवेंचुअली आपके आर्ग्यूमेंट्स बदल जाएंगे। अच्छा, आते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। अब इसको डिस्कस करने से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या जहन में आ रहा है आपके? हाँ, माशाल्लाह। और ये हम सब हैं, ये जो बंदा है ना, ये झुके हुए हैं, ये हम सब हैं। अभी क्यों ऐसे हालात है, इज़म्स मुस्लिम स्टार्ट यूरोप में हुआ, हमारे यहाँ कैसे आया, ये अब आए हम डिस्कस करते हैं 10 मिनट में, और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।